My dear students, welcome to the e-learning class. Today I am going to start a new chapter for class 8, that is why do we need a parliament. ठीक है, पार्लियामेंट आपने सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन टर्म है, बहुत आप इतना तो जानते हो कि पार्लियामेंट में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, इतना तो आपको समझ में आती है। जैसे कि आप लोग न्यूज चैनल देखते हो, टीवी देखते हो, तो वहां पे क्या होता है, सारे मिनिस्टर्स क्या करते हैं, वहां पे जाके बैठकर क्या करते हैं, रूल्स को बनाते हैं, वहां पे ऑपोजिशन भी होते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना है कि पार्लियामेंट है क्या, वहां पे मतलब अगर ये पार्लियामेंट बनाया गया है दिल्ली में, तो वहां पे बैठकर सबसे पहले उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या, जो हमारे संविधान के बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसे मतलब कि गवर्नमेंट को बनाएंगे, हम एक ऐसे सिस्टम को बनाएंगे जो क्या करेगा कि जो जनता चाहेगी वही वहां पे रूल करेगा। ठीक है, अब ऐसा अगर ना हो, अगर यहाँ पे पावर्स ना बटा हो, फेडरल सिस्टम ना हो, तो क्या करेंगे, डिक्टेटरशिप हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी। यहाँ पे जो एक पावर में आ गया वो हमेशा क्या करेगा, पावर में ही रहेगा, और चाहे वो सही करे गलत करे, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 5 ईयर्स के बाद क्या होते हैं, हमेशा इलेक्शंस होते हैं, और हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं कि काम सही कर रही है या नहीं, हमारे यहाँ जो जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट किया गया कि नहीं। तो इन सब बातों को सोच के क्या किया गया है, तो फ्रेमर्स ने ये बताया कि ये ऐसा होना चाहिए कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो लोग क्या करेंगे कि अपना एक गवर्नमेंट को रन करने में अपना इन्वॉल्वमेंट जरूर देंगे, मतलब एक सरकार को चलाने में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखो जैसे क्या होता है कि हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडर को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चूज करते हैं। अब जैसे मान लो कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि जो हमारी बातों को क्या करेगा कि वहां मतलब पार्लियामेंट में रखेगा, कि जैसे हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, कॉलेज नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं सही नहीं है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये सब मैटर्स क्या होते हैं तो वहां पे रखे जाते हैं। इवन अगर गवर्नमेंट का गलत काम करती है तो वहां पे जुडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहां पे क्या करते हैं, हम अपील करते हैं। समझ में आ रहा है, तो ये कुछ बातें हैं। तो ये देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जैसे कि आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑन विच अ पर्टिकुलर कंट्री इज बीइंग गवर्न्ड। ठीक है, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो 1950 में क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, हमारे देश में लागू किया गया था। अब लागू करने के बाद क्या है कि सारे नियम कानून क्या है उसमें लिखे गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ कुछ लॉज को क्या करना पड़ता है कि कंडीशन और हालात के साथ बदलना पड़ता है। तो दैट टाइम एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ अमेंडमेंट। उस तरीकों को क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। अब ऐसे नहीं कि मतलब कि कोई भी जो चाहेगा रूल बना देगा, ऐसा नहीं हो सकता। कभी भी जो कुछ भी रूल्स बनेंगे, रेगुलेशंस बनेंगे, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कोई काम नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी नया कानून आएगा, कुछ भी आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो समझ में आ गया। अब पार्लियामेंट में क्या होता है कि जैसे कि आप जानते हो 5 ईयर्स के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, जनरल इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री और उस इलेक्शंस में क्या होता है कि जो लोकल पब्लिक होती है, जो आम पब्लिक होती है, वो क्या करती है कि उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट देती है। कैसे देती है, वो है बाय वोटिंग। ठीक है, अब जैसे कि आपको बता दें, अगर हमारे यहाँ स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, रोड्स नहीं है, अगर आपके यहाँ ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या करोगे, सबके सब क्या करोगे, पीएम हाउस तो जाओगे नहीं। अगर आपके यहाँ क्या है, मान लो कि कोई आप रिवर साइड में रह रहे हो, वहां पे ब्रिज की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब आप सब क्या, अगर पूरी पब्लिक उठ के क्या पीएम के पास जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब एक पीएम सबको हेड नहीं कर सकता, इसीलिए क्या होता है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है, और वहां से क्या होते हैं, जो कैंडिडेट्स विन करके आते हैं वही क्या होते हैं, तो वहां पे बैठते हैं। ठीक है, और एक राज्यसभा का इलेक्शन का मेथड अलग होता है, लोकसभा का इलेक्शन का मेथड अलग होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जो कि यहाँ पे एमपी जीत के जाते हैं, जैसे हम बात करें अपने इलाहाबाद की। ठीक है, हमारे इलाहाबाद में क्या है कि जैसे एक लीडर है, ठीक है, इलाहाबाद इतना बड़ा एरिया है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है, आबादी भी ज्यादा है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इलाहाबाद को 2 पार्ट में बांट देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, 2 कैंडिडेट क्या करेंगे, वहां से कंटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब एक बात और, या हमारे इंडिया में क्या है कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम की गवर्नमेंट है। मल्टी पार्टी का मतलब क्या है कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्या करती हैं, अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचाती हैं, अपनी बातों को लोगों तक रखती हैं, और अपने अपने
वो वायदों को मतलब बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी पावर में आती है तो हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब कुछ बातें होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो इलेक्शंस होते हैं, आप जानते हो 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं। जैसे लास्ट ईयर हुआ था 2019 में, तो हमारे पीएम क्या हुए थे, लीडर बन के आए थे, ठीक है, और उसके बाद मिनिस्ट्रीज को डिवाइड किया गया। तो वैसे ही क्या होता है कि हमेशा 5 साल के बाद फिर से इलेक्शंस होगा। तो इलेक्शंस होता कैसे है कि जैसे कि जो हर एक एरिया को क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी मतलब जिनको इलेक्शन कंटेस्ट करने का इंटरेस्ट रहता है वो अपना नॉमिनेशंस को फाइल करते हैं, ठीक है। जैसे अब आप समझो इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये आपको समझा दें। मान लो ये कि इलाहाबाद सीट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो यहाँ पे एक सीट पे बीजेपी के भी कैंडिडेट को कंटेस्ट करेंगे, कांग्रेस के भी, बीएसपी के भी, जितने भी पार्टीज हैं, इवन रीजनल पार्टी जो बाहर से है वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, उसी में से जिसको पब्लिक जो चूज करती है वही क्या करते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं। और यही क्या होता है हर स्टेट में, टोटल इंडिया में यही होता है, ठीक है। जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे 5 साल के बाद, तो ऐसे ही क्या करते हैं, इलेक्शन करवाया जाता है। अब आप जानते हो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि he or she who is above 18 years of age eligible to vote, मतलब जो 18 साल के ऊपर है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो क्या करते हैं, वोटिंग के लिए इलिजिबल होते हैं, और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद, और हम क्या करते हैं, अपने अपने एरिया से, अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी से अपने कैंडिडेट्स को जिताकर भेजते हैं। हम यही सोचकर भेजते हैं कि वो क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को समझेगा और वही क्या करेगा, हमारी बातों को वहां पे रखेगा और उसको शॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब भले यहाँ पे जैसे देखिए हमारे देश में गरीबी ये सब बढ़ गई है, बात की बात है, लेकिन उनका मेन पर्पस यही होता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए ही काम करती है, ठीक है। अब कुछ कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ते हैं, हो सकता है कि हमारे फेवर में हो या ना हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया। तो एक बात बता दें, जो पार्लियामेंट होता है उसके 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। लोकसभा में क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक होती है, जो आम पब्लिक होती है, वो क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, अपने लीडर को वोट करती है, तब वो जाके लोकसभा में बैठते हैं, जिसको आप एमपीज कहते हैं। क्या कहते हैं, एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, और भी बहुत कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं, ओके। I hope you understand. Students, I am going to discuss about the features of the parliament. Okay. जैसे कि अगर हम आपको बता दें, आप शायद जानते भी हो, एक पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। आप हमेशा याद रखिएगा, कितने हाउसेस होते हैं, लोकसभा है, राज्यसभा। Then, but the members of the both Lok Sabha and Rajya Sabha are elected in a different way, ठीक है, अलग तरीके से चुने जाते हैं, लोकसभा के अलग, राज्यसभा के अलग मेथड से, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में क्या होता है, जो आम पब्लिक होती है अपने एमपीज को क्या करते हैं, अपने कंस्टिट्यूएंसी से जिताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था कि हमारे जो इंडिया है वो एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, तो एक सीट है, तो मतलब एक सीट पे जैसे मान लो इलाहाबाद का मैंने बताया, तो वहाँ डिफरेंट पार्टीज के कैंडिडेट्स क्या करते हैं, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, ठीक है। जो और यहाँ आप जानते हो कि मैंने बताया कि जिसको पब्लिक पसंद करती है, जिसको काम को पब्लिक देखती है कि हाँ ये हमारे लिए अच्छा करेगा, ये हमारी बातों को अच्छे समझेगा और हमारी बातों को वहां तक पहुंचाएगा और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा, तो ऐसे ही क्या करते हैं, पब्लिक क्या करते हैं, मैक्सिमम मेजोरिटी में क्या करते हैं, उनको वोट करती है, ठीक है। और जिनको मैक्सिमम वोट्स मिलता है वही क्या करते हैं, चुन कर जाते हैं और लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अभी मैं ये भी बताऊंगा, कुछ कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि वहां पे पब्लिकली क्या होते हैं कि वोट से चूज नहीं किए जाते, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में जो इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, आपने क्लास 7 में स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ा होगा, तो वहां जो विधानसभा के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। अब लोकसभा का जो टेन्योर होता है, मतलब टाइम पीरियड कितने साल का होता है, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए क्या करती है कि हर एक कैंडिडेट को
पब्लिक क्या करती है, चूज कर करके भेजती है सभी स्टेट में। मतलब एक बार 5 साल के बाद अगर इलेक्शंस होते हैं तो होल स्टेट में, होल इंडिया में क्या होगा, स्टेट्स होंगे 20 जो रहते हैं वो क्या करते हैं, यूनियन टेरिटोरी से चुने जाते हैं। ओके, समझ में आ गया कैसे चुना जाता है लोकसभा में? बाय द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मीन्स ही और शी हु हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स और हु इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स आर एलिजिबल टू वोट। और यही लोग जो 18 साल के ऊपर होते हैं वही क्या करते हैं, वोट करके यहाँ के मेंबर्स इनको बनाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि कैसे होता है, जैसे मान लो कि आप हमारे इलाहाबाद में भी वोटिंग हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, जो कैंडिडेट जीता है वही क्या हुआ, लोकसभा में गया है। राज्यसभा में मैंने बताया राज्यसभा में कैसे चूज किए जाते हैं, जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिक क्या नहीं चूज करती है। अगर कोई कहे कि पब्लिक चूज करती है तो ऐसा नहीं होता है, दे आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करके अपने अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, हर पार्टी अपने राज्यसभा में भेजती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया कितने हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। अब हम इसके लोकसभा के बारे में थोड़े और डिटेल्स में पढ़ेंगे और कुछ जानेंगे। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं, उनका टर्म्स क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ये हम थोड़े और अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको लोकसभा के बारे में बताया, अब इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, एक्चुअली लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, बट लोअर हाउस कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब उसका पावर कम है। ठीक है, इवन इट इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक होती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू क्या करती है, इनके मेंबर्स को चूज करके भेजती है। जैसे हमारे यहाँ इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी को क्या किया गया है, पब्लिक ने चूज करके भेजा है, मतलब कि जो आम जनता होती है वो क्या की है, वोट करके उनको भेजिए। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है, वहां पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं विधानसभा को वो चूज करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बात करें तो द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल थ्रू द इलेक्शन। यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा, अगर किसी कंफ्यूजन हो तो आप पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो कि ये जो मेंबर्स होते हैं उनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, वोटिंग से चूज करके भेजा जाता है। अब इनके कंपोजिशन क्या होता है, टोटल अगर हम बात करें लोकसभा कंपोजिशन की तो 552 मेंबर्स होते हैं, 552 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, अब एक बात होती है कि जैसे कि मैं बता दूं कि मेजोरिटी चाहिए, वहां पे पार्टी वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है जिनको क्या करते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिलती है। जैसे अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो बीजेपी क्या है, एक रूलिंग पार्टी है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो मतलब जिनकी मेजोरिटी कम है वो क्या करते हैं, अपोजिशन को फॉर्म करते हैं। अभी जैसे मान लो कांग्रेस क्या है, वहां पे अपोजिशन है। ठीक है, कांग्रेस उससे पहले अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो, और उसी में से एक होता है तो अपोजिशन लीडर होता है। ठीक है, उसी में से एक होता है, जैसे कांग्रेस के लिए अधीर रंजन चौधरी क्या है, एक अपोजिशन लीडर है, और अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट के करंट फंक्शनिंग के बारे में उनसे क्वेश्चन करे। अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ गलत करती है या कुछ पूछती है तो उनका राइट बनता है, जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करें, उनको आंसर दे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि कोई बिल पास हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे जो अपोजिशन होते हैं उनका ये पूछने का पूरा अधिकार है कि बिल में क्या सिस्टम है, क्या आप कर रहे हो गलत है सही है, उसको सब कुछ वो पूछ सकते हैं, और इवन वो अपने डिसीजंस, अपने राय को भी क्या कर सकते हैं, आप वहां पे कह सकते हैं। ठीक है, अब लोकसभा में ही क्या होता है, एक स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर क्या होता है, जैसे कि आप विधानसभा पढ़े थे द स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वैसे कि जो लोकसभा होता है, जो पार्लियामेंट में होता है, तो वहां पे क्या होता है, लोकसभा में एक स्पीकर होता है, और वो स्पीकर होता कौन है, जो पार्टी मेजोरिटी में है। जैसे कि हमारे अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, पार्लियामेंट में अभी जो हाउस के मतलब लोकसभा के लीडर कौन है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो क्या है, तो वहां के लीडर हैं। और जो वहां का चेयरपर्सन होता है, जो प्रेसिडिंग्स को देखता है, वहां के जो लोकसभा में जो कार्य होते हैं, जो वहां पे बहस होती है, जो डिस्कशंस होते हैं, उन सबको देखना, उनको मतलब कि लोगों को अपनी राय रखने का मौका देना, ये सब, और डिसिप्लिन को मेंटेन करना, वो जो चेयरपर्सन होता है उन्हीं को स्पीकर कहते हैं। ठीक है, जैसे फिलहाल हमारे यहाँ अगर बात करें, फिलहाल अगर तो ओम बिरला क्या है, वहां के लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसमें से लोकसभा के स्पीकर कैसे चुने जाते हैं, जो पार्टी मेजोरिटी में, जैसे बीजेपी पार्टी के मेजोरिटी
में आई है, तो जो ओम बिरला है वो कोटा सीट से जीत कर आए हैं, ठीक है, वो भी बीजेपी के पार्टी के हैं, तो वो क्या करते हैं वहां पे पूरे डिसिप्लिन को क्या करते हैं मेंटेन करते हैं। जैसे कि आप अगर लोकसभा के टीवी देखते हो तो वहां पे क्या होता है कि बहुत तरह से विवाद होते हैं, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत फियर्सली वहां पे रूडली क्या करते हैं लोग, वहां मेंबर्स बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें होती है और बहुत कुछ क्वेश्चंस को अराइज किया जाता है, ठीक है, और समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ बातें होती है, तो वहां पे जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम होता है वो स्पीकर का होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ठीक है, मेंबर्स की, तो मैंने बताया कि जैसे कि 552 टोटल मेंबर्स होते हैं, 552 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें से 530 जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करती है, मतलब स्टेट से चुनकर आते हैं, और जो 30 होते हैं वो क्या होते हैं वहां से यूनियन टेरिटोरी से चुनकर आते हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और उसके बाद दमन, ये सब वहां से चूज करके आते हैं। और जो 2 होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट नहीं करते, नॉमिनेट करना मतलब चूज करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग, ठीक है। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी उनको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई है जो उनके मम्मी पापा या कोई भी उनके फैमिली मेंबर्स जो कि ब्रिटिश ओरिजिन के हैं और इंडिया में क्या है आके सेटल्ड हो गए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं एंग्लो इंडियन, तो उनको प्रेसिडेंट क्या करते हैं नॉमिनेट करते हैं। अब हम जैसे कि आपको समझ में आ गया, लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल, इट इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। द नंबर्स ऑफ द लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, और मैंने ये भी बताया कैसे चूज होते हैं, डायरेक्ट बाय वोटिंग, ठीक है। और कितने मेंबर्स होते हैं, टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं 552, जिसमें 530 क्या होता है कि जो स्टेट से चुनकर आते हैं, जो और 30 यूनियन टेरिटोरी से और 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से चूज कर के मतलब कि नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो 2 होते हैं नॉमिनेशन होते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट अपने इच्छा के अनुसार चूज करते हैं, वो भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, ओके। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द राज्यसभा, okay, after that the second house that comes the Rajya Sabha, that is the lower house, sorry, upper house. I am going to discuss about the dissolutions of the Lok Sabha, ठीक है। जैसे कि आप जानते हो कि जो लोकसभा का टर्म्स होता है वो 5 इयर्स के लिए होता है, कोई भी लोकसभा हो वो 5 इयर्स के लिए मतलब 5 साल के लिए चुनी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और जो गवर्नमेंट आती है वो क्या करती है वर्क को टेक ओवर करती है। अब यहाँ पे बात करें डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व करना, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के बाद क्या होता है कि लोकसभा को डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं उनके रिकमेंडेशंस के बाद वो क्या करते हैं लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं। अब होता क्या है कि डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व 2 सिस्टम में होता है, एक नॉर्मल डिसोल्यूशन होता है, एक दूसरा कंडीशन होता है रूलिंग पार्टी लॉस इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा। नॉर्मल डिसोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो कि टर्म्स खत्म हो गए मतलब 5 साल पूरे हो गए, तो जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं रिजाइन करते हैं, ठीक है। और फिर से क्या होता है कि जो पार्टी पावर में आई रहती है वो क्या करती है तो वहां से टेक ओवर करती है, और वो क्या करते हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहते हैं या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं सब क्या करते हो कि उसको वैकेट करते हैं, समझ में आ गया। और अगर वही सेम पार्टी अगर पावर में आती है तो वही कंटिन्यू करती है, बट उसको डिसॉल्व करना जरूरी है, तो इसको नॉर्मल डिसोल्यूशन कहते हैं। लेकिन दूसरा क्या होता है रूलिंग पार्टी लॉसेस इट्स मेजॉरिटी इन द लोकसभा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो रूलिंग पार्टी रहती है जो पार्टी पावर में रहती है वो क्या करती है वो अपनी मेजॉरिटी में खो देती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब होता है एक बार क्या होता है जैसे कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और यू कैन से लेट प्राइम मिनिस्टर नाउ बिकॉज ही इज नो मोर, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, ओके, ही हैज लॉस्ट मेजॉरिटी, he had lost majority in the Lok Sabha in 1996 after becoming a PM for 13 days, मतलब 13 दिन का PM बनने के बाद उन्होंने क्या किया था मेजोरिटी खो दी थी, जिसके वजह से उनको क्या करना पड़ा था रिजाइन करना पड़ा था, ठीक है। तो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ हुआ क्या था वो भी मैं बताता हूँ, और ये सिस्टम क्या है ये भी मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती मतलब कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलती है, तो बहुत सारी पार्टीज क्या करती है मिलके गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। और जब ढेर सारी पार्टियां गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसमें कुछ ऐसे रहते हैं जो क्या करते हैं कभी कभी मतलब कि नाराज होकर या फिर किसी मुद्दे को लेकर क्या करते हैं अपने सपोर्ट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि जितना रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स है अगर उससे कम होता है या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो एंटायर मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ेगा रिजाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ एक्चुअली हुआ क्या था 1996 में
वहां पे एनडीए लेड गवर्नमेंट क्या किए थे, मतलब कि जो उन्होंने अपना लीडर चुना था अटल बिहारी वाजपेयी को, तो प्रेसिडेंट ने, ठीक है, उनको इनवाइट किया था और उनको प्राइम मिनिस्टर क्या किया था, बनने का मौका दिया था। और उन्होंने क्या किया था, एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ओथ लिया था, ठीक है। ओथ मतलब क्या था, शपथ लिया था, ठीक है। लेकिन 13 दिन के बाद, 13 डेज के बाद, जब वहां पे मेजोरिटी प्रूफ करने की बात आई, तो वहां पे एक्चुअली एक वोट की वजह से उनका गवर्नमेंट क्या होता है, फॉल कर जाता है, ठीक है। तो वहां पे एक वोट कम पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, उस समय एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, जो कर्नाटका के पहले सीएम थे 1994 से 1996 तक, ठीक है, जो आज भी है, अभी प्रेजेंटली वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या किए, उनके जो अपोजिशन के पार्टी से उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज किया गया। फिर 1999 में क्या हुआ, इलेक्शंस होते हैं और फिर से क्या होता है कि एनडीए लेड गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी को फिर से चुना जाता है और फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट आता है, वहां पे क्या होता है, एआईडीएमके, ठीक है, एआईडीएमके जो कि जयललिता की पार्टी है और अभी तमिलनाडु में रूलिंग पार्टी भी है, वहां पे भी क्या होता है, वो अपना सपोर्ट हटा लेती है, जिसकी वजह से उनकी सरकार फिर से गिर जाती है। फिर से क्या होता है, इलेक्शन करवाया जाता है और इलेक्शन होने के बाद वो पूर्ण बहुमत से अपना गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर अपने 10 ईयर 5 ईयर्स को मतलब वो कंप्लीट करते हैं, मतलब अपने टाइम पीरियड को 5 ईयर्स, उसके बाद 2004 तक वो वहां पे पीएम बने रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और उनके मतलब ही इज रिगार्डेड एज द बेस्ट पीएम, ओके, मतलब एक अच्छे पीएम के मतलब इमेज है उनकी, ठीक है, इमेज थी, सॉरी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि इन कंडीशंस में जब कोई पार्टी मेजोरिटी लूज कर देती है, जैसे मैंने बताया कि कोलिशन गवर्नमेंट रहता है, कोई पार्टी अगर अपना सपोर्ट हटा लेती है तो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट फॉल हो जाती है और इंटायर मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है। और यही सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी लागू होता है। यहाँ पे पीएम और प्रेसिडेंट का रूल होता है, वहां पे सीएम और गवर्नर का रूल होता है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। Okay, now students, I am going to discuss about the other house of the parliament, that is the राज्यसभा। Okay, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, जो राज्यसभा का इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्टली वोटिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। ओके, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, मोस्टली क्या होता है, आपने कभी नहीं सुना होगा जो राज्यसभा का इलेक्शन हो कि मतलब जितने भी मेंबर्स होते हैं, एक राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देयर आर 250 मेंबर्स, मतलब 250 मेंबर्स होते हैं। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि इनका एक साथ इलेक्शन हो, ठीक है। हर 2 इयर्स के बाद जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिटायर करते हैं, ठीक है। अब ये राज्य से ही पता चलता है कि मतलब ये काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब जो राज्यसभा मतलब कि जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए कि इनका इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो जो एमएलए होते हैं, वहां के जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं वो क्या करते हैं कि वही वोटिंग करके इनको भेजते हैं। अब जैसे मान लो कि मैंने बताया कि हर 2 इयर्स के बाद क्या होता है कि उनको रिटायर किया जाता है और एक राज्यसभा को कभी भी मतलब डिसॉल्व नहीं किया जाता, इट्स अ परमानेंट बॉडी। क्या है, जैसे लोकसभा को मैंने बोला कि कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पे, ठीक है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी, आज तक कितने साल हिस्ट्री हो गए, इतिहास हो गया है, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं किया गया और इसको परमानेंट बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो राज्यसभा के एमएलए होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको चूज करते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कुछ आसपास मतलब मैक्सिमम जो प्रोसीड्यूर वहां होता है वही यहाँ पर भी होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि 2 सीट्स है, जैसे कि अभी लास्ट कुछ महीने पहले हमारा इधर मध्य प्रदेश से ज्योतिराज सिंधिया को राज्यसभा भेजा गया, ठीक है। तो जो एमएलए होते हैं उनको मतलब क्या बोला जाता है, वोटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ तो पता तो है 2 ही सीट है राज्यसभा के लिए, 2 सीट वैकेट है और 2 ही मेंबर्स क्या कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टेट से क्या करते हैं, जितने भी सीट्स होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में होगा, तो ऐसे ही क्या होता है करके किया जाता है। एक साथ कभी भी इलेक्शन नहीं होता और इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये परमानेंट बॉडी होती है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि लोकसभा को तो डिसॉल्व भी किया जाता है लेकिन इसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। इट्स अ परमानेंट बॉडी। और इसको इलेक्शंस कैसे करते हैं, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वही क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करके भेजते हैं, ठीक है। अब हम आपको बता दें, जैसे अब इसका प्रोसीड्यूर आपको इलेक्शन में कैसे आप समझ पाएंगे कि इसका इलेक्शन होता कैसे है।
जैसे मान लीजिए कि दो सीट हैं, ठीक है, एक स्टेट से, जैसे मान लो एक एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहां के दो सीट से, तो अब वही ऐसा तो नहीं कि मतलब कि जितने सीट है उतने ही कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे, और भी ज्यादा कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जिसको मैक्सिमम प्रेफरेबल वोट्स मिलता है उसी को क्या करते हैं कि राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझाएं तो और भी डिटेल में जाया जा सकता है। तो वहां पे क्या होता है कि पेपर दिए जाते हैं सारे एमएलए को, और उसमें क्या करना पड़ता है, उनको ऑप्शंस दिया जाता है, ठीक है, कि आप किसको चूज कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे इसको अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, समझ में आ गया। ध्यान रहे कि दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कभी भी क्या होता है, राज्यसभा के लिए कभी भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, मतलब पब्लिक वोट नहीं करती है, ये ध्यान रहे। और उसके बाद क्या होता है कि इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और इसको अपर हाउस कहते हैं, समझ में आ गया। और ये देखो यहाँ पे मैंने बताया मेंबर्स कितने होते हैं राज्यसभा के, 250 मेंबर्स, लेकिन एक्चुअली 250 मेंबर्स में जो 238 तो होते हैं वो स्टेट से चुन कर आते हैं, लेकिन 12 मेंबर्स जो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं अपने से नॉमिनेट करते हैं, मतलब चूज करते हैं, ठीक है। और वो कैसे मेंबर्स रहते हैं वो भी मैं बता दूं, जैसे कि वैसे लोगों को चुना जाता है जो आर्ट में, सोशल सर्विस में, कोई ऐसे फिर स्पोर्ट्स में, कुछ बिजनेस में, इन सब में कुछ अच्छा किया हो, ऐसे लोगों को क्या किया जाता है, राज्यसभा में चुना जाता है। जैसे मैं बता दूं सचिन तेंदुलकर, रेखा, और इवन कुछ और भी है, जैसे कि टीएमसी से मिथुन चक्रवर्ती को चूज करके राज्यसभा भेजा गया था, ठीक है। तो ये लोग ऐसे होते हैं मतलब जो आर्ट में, इन सब में क्या करते हैं, कुछ अच्छा करके जाते हैं, तो ऐसे ही मेंबर्स को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इवन लता मंगेशकर, ओके, शी वाज आल्सो मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं जो कि इन सब फील्ड में, आर्ट में, लिटरेचर में, एजुकेशन में, सोशल सर्विस में कुछ अच्छा किए रहते हैं। तो ऐसे लोगों को ही क्या करते हैं, गवर्नमेंट चूज करके राज्यसभा में भेजती है। तो और गवर्नमेंट क्या कहने का ये मतलब हो रहा है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और इन्हीं को नॉमिनेटेड मेंबर्स भी कहते हैं, ओके।